मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स को। इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया है जहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स की जनरल इंट्रोडक्शन किया गया था, सिलेबस दिया गया था और हमने स्टार्ट भी किया था किसके बारे में, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया वेग के बारे में। तो बच्चों वहाँ पर हमने देखा था, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और यहाँ से आपको समझना है तो उसके पहले वाला जो एक लेक्चर है उसको ज़रूर आप चैनल पर देख लें। वहाँ पर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो कंसंट्रेशन में चेंज और उस चेंज में लगने वाला टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में इकाई समय में कुल सांद्रता परिवर्तन कितना होता है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो। ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा था कि रिएक्टेंट का जो डिसअपीयरेंस होगा वहीं पर आपका अपीयरेंस होगा प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर प्लस और माइनस साइन आपको बताए थे। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव अनुपाति का नियम, जो कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। वहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, तो वहाँ पर उसने एक रूल दिया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वह क्रियाकारक रिएक्टेंट की सांद्रता पर, मोलर सांद्रता या एक्टिव मास जिसको कहा जाता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो आपको पता है कि जब एक रिएक्शन प्रारंभ होगी तो वहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट की जो मात्रा होगी या सांद्रता होगी वो मैक्सिमम होती है, और जब मैक्सिमम सांद्रता होगी तो वहाँ पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, फास्ट होगा, तेज़ होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आपकी अभिक्रिया आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन के कम होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, कहने का मतलब ये कि पूरी ही रिएक्शन जो आपकी कंप्लीट होती है वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है, स्टार्ट में ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अब वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि हम इस जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एवरेज रेट, इंस्टेंट रेट और उसके अलावा आपका इनिशियली रेट, इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं या इनको डिटरमाइन करते हैं। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आप अपनी नोटबुक लेके तैयार हो जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन में वापस बता दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपका यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है वही उसकी क्या कहलाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब आप इसको रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन, यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है ना। कंसंट्रेशन आपकी मोल पर लीटर में रहेगी और टाइम यहाँ पर किस में लिया जा रहा है, सेकंड में। और जब आप रिएक्टेंट के केस में आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन सबसे पहले रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है, फिर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ये आएगा। और प्रोडक्ट की बात करें तो उसी रेट से जितना डिसअपीयरेंस आपका रिएक्टेंट का हो रहा है उसी से अपीयरेंस होगी तो प्रोडक्ट की, तो वो आपका ड्रॉ होगा इस तरीके से। ये किस केस में, आपका प्रोडक्ट के केस में, और ये किस केस में, आपका रिएक्टेंट के केस में। तो इस तरह से आपको कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसी नहीं है। स्टार्ट में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन फॉल जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के केस में तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R2 जो है यानी कि अंतिम जो सांद्रता है आपकी वो क्या है, कम है, और ये आपकी क्या है, ज़्यादा है। और प्रोडक्ट के केस की बात करें तो वहाँ पर हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसका डिसअपीयरेंस की जो रेट होगी वही इसकी अपीयरेंस की रेट होगी। ठीक। अब मैंने कहा था कि जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसी नहीं होती है तो वहाँ पर हम पहले लेते हैं रेट, एवरेज रेट, फिर हम लेंगे इंस्टेंट रेट,
और फिर होती है आपकी इनिशियल रेट। यानी कि औसत अभिक्रिया वेग, फिर आपका तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग और प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। अब इसको बच्चों में समझाऊं और इसको मेजर किस तरह से करते हैं वो बताने वाला हूं। एवरेज रेट का मतलब होता है कि एक निश्चित डिफरेंट इंटरवल टाइम पर, समय अंतराल पर सांद्रता परिवर्तन को लिया जाता है। तो समय अंतराल पर कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। यहाँ पर इंस्टेंट का मतलब होता है तात्क्षणिक, किसी निश्चित समय पर। तो किसी एक बिंदु यानी कि उस कर्व के किसी टी समय पर, जैसे यहाँ पर मैंने देख लिया तो इस टाइम पर, तो निश्चित समय पर वेग लिया जाएगा। निश्चित समय यानी कि कोई भी समय हो सकता है जो इंस्टेंट हो उस समय। जैसे आपकी अभिक्रिया यहाँ से चली 0 टाइम से और यहाँ पर कंप्लीट होने में उसको 50 सेकंड लगे। अब आपसे कहते जाता है कि 32 सेकंड के ऊपर अभिक्रिया का वेग क्या था, तो वह उसका क्या कहलाएगा, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और इनिशियली यहाँ पर t बराबर 0 यानी कि अभिक्रिया के प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग कितना होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अभिक्रिया का वेग अनंत कभी नहीं होगा और शून्य कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इन तीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इनका मेजर किस तरह से किया जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक। और इनके लिए हम मेथड वही काम में लेंगे। इस तरह से कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर यहीं से हम निकालने वाले हैं एवरेज, इंस्टेंट और इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, चलो आप इसको कॉपी करें। अब पहला है आपका औसत अभिक्रिया वेग यानी कि एवरेज रेट। एवरेज रेट मैंने बताया किस तरीके से है कि वहाँ पर अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता को लिया जाता है, या आप बीच बीच में कई सेकंड्स ले सकते हैं, समय अंतराल ले सकते हैं कि 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच में कंसंट्रेशन क्या चेंज हुई, 20 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में कंसंट्रेशन क्या चेंज हुई, ठीक है ना। तो सबसे पहले औसत अभिक्रिया वेग किसे कहेंगे, तो औसत वेग बराबर होता है कुल सांद्रता में परिवर्तन बटा या अपॉन परिवर्तन में लगा कुल समय। तो ये इकाई समय में सांद्रता परिवर्तन होगा, है ना। यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो इसको डिफाइन हम कर सकते हैं इकाई समय में क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, आपकी औसत वेग कहलाता है। जैसे कि आपका R कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता R1 ले ली मैंने, है ना, इनिशियल, और अंतिम सांद्रता R2 लास्ट। इसी तरह से हम R1 से R2 ये क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा और ये कम होगा क्योंकि आपका क्रियाकारक की सांद्रता घटती जाती है। और प्रोडक्ट की सांद्रता प्रारंभिक P1 है और फिर P2 हो जाती है, तो ये आपकी बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर डिसअपीयरेंस होगा, यहाँ पर अपीयर होगा, ये प्रकट होगा यहाँ पर। तो ये इनिशियल हो गया और ये आपका क्या हो गया, लास्ट हो गया, अंतिम सांद्रता हो गई। और यहाँ से समय जो आपका है, प्रारंभिक समय आपका T1 था और फिर आपका कहाँ तक गया, ये T2 समय लिया इसने। ओके, तो इस केस में आपका एवरेज वेग जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, तो R एवरेज औसत वेग क्या हो जाएगा आपका, अंतिम सांद्रता R2 माइनस R1 अपॉन टाइम T2 माइनस T1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। क्लियर है। और यहाँ पर साइन क्या आएगा, तो मैंने बताया क्या आएगा, यहाँ पर इसका रिजल्ट माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, R2 लेस है, R1 ज़्यादा है, ठीक। और इसी तरह से प्रोडक्ट के केस में अगर आप R एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1
बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर साइन क्या आएगा प्लस। डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन, और डेल्टा आर क्या है, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ओके बच्चों, चलो ठीक है, इसको अब आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अब मैं इसको मिटा दूं। अब हम एवरेज वेग कैसे मेजर करेंगे, ज्ञात कैसे करते हैं इसको, ठीक वो बता रहा हूं मैं। तो एवरेज वेग को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उस सांद्रता परिवर्तन और उसमें लगने वाले समय के मध्य क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आर एवरेज का मेजरमेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन एंड टाइम के मध्य ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दो तरीके के ग्राफ पता है, आपको रिएक्टेंट के केस में अलग आने वाला है, प्रोडक्ट के केस में अलग आने वाला है, लेकिन वहाँ पर स्लोप आपका वही आने वाला है। जैसे कि ये आपका रिएक्टेंट के केस में है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में इधर ले रहा हूँ सांद्रता, पर इस एक्सिस पे क्या ले रहा हूँ मैं, टाइम। इधर आपका कंसंट्रेशन हो गया और इधर आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, ये सेकंड में है और वो मोल प्रति लीटर में है। तो इसका ग्राफ किस तरह से आने वाला है, ये ग्राफ आएगा। और प्रोडक्ट के केस में लेते हैं तो ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरीके से आएगा। ओके, अब आपको एवरेज वेग निकालना है, तो हम कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ लिया है और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया है। ठीक, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ये है और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ये है। देखें इसको, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो गई, इसकी इनिशियल मान लेते हैं अपन, स्टार्टिंग में जहाँ से हमने लिया है। तो ये कंसंट्रेशन हो गई आपकी C1 और ये हो गई आपकी C2। और यहाँ पर टाइम क्या लगा आपका, तो समय यहाँ पर आ जाएगा इस एक्सिस पर। तो ये हो गया आपका प्रारंभिक समय T1 और ये हो गया आपका T2। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेग निकालना है। तो आर एवरेज, तो उस सांद्रता को हम रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। और ये क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, श्योर है ना। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये एवरेज वेग इस तरह से निकाल लिया जाता है। और प्रोडक्ट के साथ में निकालोगे तो सेम आएगा। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट ले लिए, जैसे इस समय की कंसंट्रेशन ले ली और इस समय की कंसंट्रेशन ले ली। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ये है, ओके, ये आपका T1 टाइम है और ये आपका क्या है, T2 टाइम है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है डेल्टा C, इसी तरह से यहाँ पर कंसंट्रेशन का भी आ जाएगा डेल्टा C और ये हो जाएगा डेल्टा T, और यहाँ पर आपका डेल्टा T होगा। इधर आपका कंसंट्रेशन है ऊपर की तरह ही और इधर आपका क्या है, टाइम है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लिए हम निकालेंगे। तो आर एवरेज इजिकल टू क्या होगा, वही आपका, ये आपका क्या है, T1 समय पर C1 है और ये कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव बताता है कि प्रोडक्ट के रेफरेंस में हमने एवरेज वेग लिया है। और यहाँ पर नेगेटिव बताता है किसके लिए, रिएक्टेंट के केस में हमने क्या लिया है, रेफरेंस में एवरेज वेग निकाला है। पर ये दोनों ही बराबर आने वाले हैं, क्योंकि उसका डिसअपियरेंस होना और इसका अपीयर होना बराबर होगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है। उतार लें आप इसको। अब सेकंड है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि तात्क्षणिक वेग। इसका मतलब किसी निश्चित समय पर जब आपकी रिएक्शन चल रही है, स्टार्ट से लेके एंड तक आप रिएक्शन को देख रहे हैं, तो किसी एक निश्चित टाइम पर आपसे पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा या क्या होता है, तो वह उसका क्या कहलाएगा, इंस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों रिएक्शन जब चालू हो जाती है तो आपका एक, तो मैंने पहले बताया कि वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को एक जैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस वेग को कैसे निकालते हैं, ठीक, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले T समय पर अभिक्रिया का वेग
किसी निश्चित कर देते हैं इसको, किसी निश्चित सर्टेन टाइम, किसी निश्चित टी समय पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाएगा आपका, आर इंस्टेंटेनियस वेग कहलाएगा, जिसको आर इंस्टेंट इस तरह से लिखते हैं। ओके, अब आप देखें इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों वही किया जाएगा कि आप कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कि आपका ग्राफ ये आ रहा है, ये आपका कंसंट्रेशन है और ये आपका क्या है, टाइम है। ओके, ये हो गया आपका ग्राफ ड्रॉ किया हमने। क्या किया, रिएक्शन चली, तो हर समय के बाद T1 T2 T3 T4 T4 अलग अलग समय पर हमने क्या किया, उसकी कंसंट्रेशन को नोट किया। और जब नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका इस तरह से ग्राफ आने वाला है रिएक्टेंट के केस में। अब आपको किसी निश्चित टाइम पर, जैसे कि आपका ये T टाइम है, ओके, इस T पर आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो T समय पर कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, ये। तो जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर प्रोडक्ट, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर P मान लिया है। ओके, अब यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इस पॉइंट पर क्या है और उसमें चेंज ऑफ टाइम क्या है। तो चेंज ऑफ टाइम को हम लिमिट लेते हैं, यानी कि टाइम को, चेंज को हम 0 तक पहुँचाते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड जो होता है उसी से निकाला जाएगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेंजेंट ले लिया जाता है, यानी कि स्पर्श रेखा की इस तरह इसको मिलाती हुई। तो इस तरह से क्या किया जाएगा, एक टेंजेंट ले लिया है। जिस बिंदु पर आपको, यानी कि जिस टाइम पर आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, उस पॉइंट को टच करती हुई क्या करेंगे, टेंजेंट निकाल लेंगे। हम टेंजेंट ले लेते हैं या स्पर्श रेखा ले लेते हैं। अब इस स्पर्श रेखा के कोई भी 2 बिंदु लेकर इसका स्लोप मेजर करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ये ले लिए, ओके, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ये है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ये है, और यहाँ का टाइम ये होगा और यहाँ का टाइम ये होगा। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाता है। क्लियर। और अब इसका स्लोप जो tan थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम इसका स्लोप निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, और जिस समय आपको क्या निकालना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ले लेते हैं और फिर टेंजेंट के 2 पॉइंट कोई से भी लेकर वहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया, C स्टार्टिंग में है ना समय पर, तो यहाँ पर हो गया C1 और ये हो गया आपका C2, और ये टाइम हो गया आपका T1 और ये हो गया आपका T2। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, आपका स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और यहाँ पर लिमिट रहेगी T1, समय को हम कहाँ तक ले जाएंगे, अंतराल को 0 तक। तो लिमिट हो जाएगी यहाँ पर 0 तक। ओके, और अब इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन लेकर हम क्या करते हैं, स्लोप को ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा बहुत कम, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा DT। और यहाँ पर साइन कौन सा आने वाला है, माइनस का। और ऐसा ही आप प्रोडक्ट की केस में कर सकते हैं, तो यहाँ पर केवल साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका R इंस्टेंट। समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, T समय पर आपको क्या करना है, एक टेंजेंट लेना है और फिर टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करेंगे। तो स्लोप ज्ञात करते हैं और लिमिट वहाँ पर T 0 तक ले जाते हैं, अंतराल को कम करते हुए 0 तक पहुँचाते हैं। तो वहाँ पर अब आपका जो वेलोसिटी है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका T इंस्टेंट ताक्षणिक वेग कहलाएगा। और प्रोडक्ट के केस में होगा तो मैंने बताया वही होगा, R इंस्टेंट प्लस DC अपॉन DT। ये सूक्ष्म अंतर होगा, है ना, माइक्रो। और उस जगह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं, अवकलन कर देते हैं। क्लियर है। ये आपका ताक्षणिक वेग होगा। चलो नोट करो इसको। अब नेक्स्ट जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिया जाता है, वो लिया जाता है प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट। क्या होती है इनिशियल रेट का मतलब, अभिक्रिया के प्रारंभ में T = 0 पर, ठीक है ना। तो T = 0 पर रेट ऑफ रिएक्शन ही आपका क्या कहलाता है, इनिशियल रेट कहलाएगी।
ओके। अब t इजिकल टू 0 पर किस तरह से इसको निकालते हैं, तो उसके लिए भी वापस वही रहेगा आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की केस में आप क्या करोगे, एक आप कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, ये आपका टाइम हो गया। अब यहाँ पर t इजिकल टू 0 पर यानी कि इस जगह पर आपका टेंजेंट लिया जाएगा इस तरीके से, जो आपका किस पर टच करेगा, t इजिकल टू 0 पर इस एक्सिस पर। ओके। और अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वही दो पॉइंट ले लेंगे, कंसंट्रेशन का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया C2, ये हो गया T1, ये हो गया T2। और अब इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो t इजिकल टू 0 पर यानी कि इसी एक्सिस पर आप टच करते हुए टेंजेंट ले लेते हैं और टेंजेंट लेकर फिर इसका स्लोप याद करते हैं। तो स्लोप क्या हो जाता है आपका tan थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और यहाँ पर जो आपका आएगा तो ये हो जाएगा आपका dc अपॉन dt माइनस कब, t इजिकल टू 0 पर। तो ये आपका रेट क्या कहलाएगी, इनिशियल रेट कहलाएगी। ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसमें तो क्या लिया जाता है ना, इंटरवल टाइम लिया जाता है एवरेज के लिए, और फिर आपका इंस्टेंट याद करना होता है तो कोई पॉइंट लिया जाता है, और उसके बाद अगर आपको t इजिकल टू 0 पर निकालना है तो वो टेंजेंट आपका t इजिकल टू 0 को टच करता हुआ क्या किया जाएगा, स्लोप से टच करके एक टेंजेंट ले लिया जाएगा। और फिर वहाँ पर आप इसी तरीके से समय अंतराल और सांद्रता के अंतराल को लेंगे और tan थीटा याद कर लेंगे। तो वहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन आने वाली वो क्या कहलाएगी, आपकी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। तो आपको तीनों प्रकार की रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई। एवरेज, और क्यों लिया जाता है तो मैंने बताया ना, क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है पूरी रिएक्शन में कंप्लीट होने वाला एक जैसा नहीं है, वहाँ पर चेंज आता है, स्टार्ट में ज़्यादा फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और उसके बाद आपका इंस्टेंट होगा और इनिशियल होगा। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक है, इसको उतार लो। अब बच्चों देखो, अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर 1-1 है, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट है, लेकिन आपने देखा कि रिएक्शन में कोई एक नहीं होता है, एक रिएक्टेंट के साथ आपका क्या होगा, जैसे रिएजेंट होता है, एक B से क्रिया कर रहा है, B प्लस C हो सकता है, तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, और यदि उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, जैसे आपने उसको बैलेंस किया है तो A+2B आ रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट वेरियस रिएक्टेंट के रेफरेंस में या वेरियस प्रोडक्ट के रेफरेंस में। दूसरी चीज़ एक और है कि यदि आपको, जैसे ये एक रिएक्शन है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे A+2B है और यहाँ पर आपका है 3C प्लस 1/2D है, एक रिएक्शन है और इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 और हाफ है। और ऐसी स्थिति में आपको एक के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है कि एक के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन ये है, तो बी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और डी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आपको एक ही कंसंट्रेशन दे रखी है उसने कि एक ही कंसंट्रेशन इतनी है, तो उस समय बी की कितनी होगी या सी की कितनी होगी और डी की कितनी होगी, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि क्रियाकारक और उत्पादों के रेफरेंस में या उसके संदर्भ में रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको ध्यान रख लें, आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको जैसे इसके रेफरेंस में निकालना है तो एक ही कंसंट्रेशन में चेंज क्या है, तो dA/dt ये होगा ना रेट ऑफ रिएक्शन, और साइन क्या आएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये आपका क्या है, इसके डिसअपियरेंस के किसके बराबर, 2B के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dB/dt 1/2। ये क्या किया मैंने, जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे आपको इसको केवल डिवाइड करना है। तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो ये इसके बराबर होगा, साइन क्या होगा, डिसअपियरेंस है तो माइनस होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dC/dt, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पर प्लस होगा, और ये किसके बराबर, डी के रेफरेंस में क्या लिख सकते हैं हम, तो
ये कंसंट्रेशन है, इनकी सांद्रता है, जिस पर हम न्यूमेरिकल में ए की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आपको जैसे बी की निकालनी है, बी की दे रखी तो आपको सी की निकालनी है। तो एक न्यूमेरिकल तो इस तरह से होता है कि ए की कंसंट्रेशन से या इसके डिसअपियरेंस की रेट, इसके डिसअपियरेंस की रेट को निकालना है। तो डी के रेफरेंस में क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर 1/2 ऐसे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/2, और कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, सांद्रता जो भी दे रखी है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज, और यहाँ पर क्या होगा 1/स्टाइकोमेट्रिक कफिशिएंट, जो आपका गुणांक होता है उससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें, और ये होगा प्लस माइनस, यदि रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा और प्रोडक्ट है तो प्लस लग जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन चेंज है, ये समय में चेंज है आपका, ये तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको स्टाइकोमेट्री इक्वेशन के हिसाब से इसको शो करना है अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं फेर लिख देता हूँ, स्टाइकोमेट्री कफिशिएंट। स्टाइकोमेट्री कफिशिएंट से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर स्टाइकोमेट्री कफिशिएंट 1 है तो 1 का डिवाइड करें तो यह कहीं रह जाएगा, 2 है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 3 है तो 1/3 हो जाएगा, और हाफ है तो 1/1/2 होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेफरेंस में इसको शो कर देते हैं। समझ में आई चीज़? ओके, जैसे कि मैं एक और लिख दूँ, N1A + N2B कन्वर्ट इनटू M1C + M2D। अब इसका अलग अलग A, B, C, D के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/N1 dA/dt माइनस इक्वल, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, और वापस N2 dB/dt, ये भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगा, प्लस 1/M1 dC/dt इक्वल प्लस 1/M2 dD/dt। ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेफरेंस में आप शो कर सकते हैं। और जब आपको ए के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आप बी की कंसंट्रेशन उसी समय ज्ञात कर सकते हैं, सी की ज्ञात कर सकते हैं और डी की ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गई चीज़? अब इस पर अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे इसी टाइप के जो आपके बोर्ड के भी होते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी होते हैं, तो उन न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ फॉलो करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी चीज़। ओके, चलो इसको उतार लो। अब लेते हैं हम न्यूमेरिकल। देखो पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल है, वहाँ पर आपको इक्वेशन दे रही है 2A कन्वर्ट इंटू 2B + C में, और आपको दिया गया है कि इन 15 सेकंड 15 सेकंड में B की कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज होती है कितनी, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर। यानी कि B 15 सेकंड में उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो। ये प्रोडक्ट है ना, तो ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका 15 सेकंड के अंदर B कितना बन रहा है, इन 15 सेकंड में B कितना प्लस होता जा रहा है, 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ये प्लस हुआ है। अब आपको दो चीज़ें पूछी गई है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द ए के विलुप्त होने की दर, यानी कि इसके विघटन की दर, डिकम्पोज होने की दर, और बी के फॉर्मेशन की दर कि बी कितना है, एपरियंस रेट ऑफ। तो पहली चीज़ देखिए, एपरियंस ऑफ द रेट ऑफ बी के बनने की दर। तो बी के बनने की दर का मतलब क्या हो गया, बी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो बी के निर्माण की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेफरेंस में, बी के। तो बी का क्या हो जाएगा आपका, सांद्रता में परिवर्तन, तो dB/dt। ओके बच्चों, स्टाइकोमेट्रिक कॉएफिशिएंट तब काम में लिया जाता है जब हम किसी दूसरे को रिलेटेड कर रहे हैं। यहाँ पर हमें केवल बी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो बी के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो बी की सांद्रता कितनी है, यहाँ पर परिवर्तन कितना हो रहा है, dB का मतलब परिवर्तन। तो 15 सेकंड में आपका कितना चेंज हो रहा है, 2 × 10⁻³ अपॉन 15। तो बी के निर्माण की दर या फॉर्मेशन की रेट क्या होगी, तो अब आप इसको सोल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 0.133 × 10⁻³ मोल
पर लीटर और सेकंड, पर सेकंड हो जाएगा ना। अब ये दूसरी चीज़ बोल रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द ए। अब ए का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रही है तो आपको बी से निकालनी पड़ेगी। तो देखें रिलेशनशिप, ये तो हो गया आपका किसका हो गया, अपीयरेंस ऑफ बी के लिए। अब डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कोरिलेशन, क्योंकि आपको बी की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर कोरिलेशन क्या हो जाएगा, देखें मैंने अभी बताया आपको डी ए अपॉन डी टी हो गया ये, और स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, यहाँ पर क्या लगेगा आपका माइनस डिसअपीयरेंस के लिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4 डी बी अपॉन डी टी। अब आप देखें मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, 2 को ऊपर ले आऊँ तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/, तो इसको मैं लिखा जा सकता है डी ए अपॉन डी टी इक्वल 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2/, हो गया तो ये कितना हो गया 1/2 डी बी अपॉन डी टी। क्लियर है भाई। अब आप क्या करें, यहाँ पर आपको डी ए निकालना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी यानी कि डिसअपीयरेंस मतलब ए की रिड्यूसिंग रेट क्या है, तो रेट निकालनी है आपको इसके रेफरेंस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी बी अपॉन डी टी आपने निकाल रखा है, तो ये लिख सकता हूँ मैं डी ए अपॉन डी टी इक्वल हाफ कितना है 0.133 इंटू 10⁻⁻3। ये आपको दे रखी रेट ऑफ रिएक्शन इसकी होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके हाफ के बराबर होगी। तो अब आपका डी ए अपॉन डी टी करना है, तो क्या करेंगे डी ए अपॉन डी टी, तो इसको हाफ से क्या करेंगे करो, तो ये हो जाएगा आपका 6.65 इंटू 10⁻, सॉल्व करोगे तो मोल पर लीटर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। पहले तो आपको क्या पूछा, ए के रेफरेंस में ए की रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बी की, तो बी की रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको कंसंट्रेशन चेंज दे रखा और समय दे रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही आ गई। अब ये पूछ रहा है ए के रेफरेंस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिसअपीयरेंस की रेट क्या होगी, तो ए के रेफरेंस में डिसअपीयरेंस की रेट किसके बराबर हो जाएगी 1/4 डी बी अपॉन डी टी के बराबर, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो उतारो इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, यहाँ पर आपको दिया गया है N2O5 का डिकम्पोजिशन हुआ 2NO2 प्लस हाफ O2, ये इक्वेशन दे रखी है आपको। अब ये पूछ रहा है डिकम्पोजिशन रेट ऑफ द N2O5 इज 5.65 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकंड, यानी कि यहाँ पर N2O5 की डिकम्पोजिशन की रेट जो है वो 5.65 × 10⁻⁻5 है। फिर आपको कैलकुलेट करना है, तो डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 के निर्माण की दर और ऑक्सीजन के निर्माण की दर ज्ञात करनी है आपको। समझ में आई चीज़। अब आप इस इक्वेशन के लिए देखें, पहली चीज़ क्या पूछी इसने, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी रेफरेंस में निकालें वो आपकी एक ही रहने वाली है। तो यहाँ पर N2O5 की डिकम्पोजिशन की रेट दे रखी है, तो इसके विघटन की दर दे रखी है, तो विघटन की दर ही क्या है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो पहला आंसर आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो वो दे रखा है इसने, है ना, केवल कंफ्यूज किया जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेफरेंस में, चाहे तो आप N2O5 के डिकम्पोजिशन की रेट मान लें, चाहे इन दोनों के फॉर्मेशन की रेट मान लें, वो किसी भी रेफरेंस में निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन वही आने वाली है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 5.65 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर पर सेकंड हो गया। अब उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉर्मेशन, अब आपको N2O5 से इनकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो यहाँ पर अब आप जो स्टोइकोमेट्री मैंने बताया, तो क्या होगा dN2O5 अपॉन dt माइनस इक्वल किसके हैं 1/2 dNO2 अपॉन dt इक्वल किसके हैं मैंने कहा ना कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 DO2 अपॉन dt, ये आपका रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, N2O5 का फॉर्मेशन कितना हुआ। तो अब आप देखें इन दोनों के साथ, पहली चीज़ क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ NO2
NO2 का फॉर्मेशन, तो रिलेशनशिप क्या आ रहा है आपका, वहीं से बता दूं, ये इसके बराबर है, तो इसका फॉर्मेशन करेंगे तो NO2 के फॉर्मेशन की रेट इससे 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू क्या हो गया DN2O5 अपॉन DT इक्वल किसके हो जाएगा DNO2 अपॉन DT। क्लियर है भाई, ये आपका NO2 के रेफरेंस में, तो इसके बीच में रिलेशनशिप जो आ रहा था, आपसे पूछा गया इसके फॉर्मेशन की रेट क्या है, तो रेट हो जाएगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो रेट क्या हो जाएगी, तो 2 इधर चला जाएगा इसके बराबर। तो अब आपके पास क्या है 2 इंटू ये दे रखा है वैल्यू 5 इंटू 65 इंटू 10⁻⁻15 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11.3 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकंड। अब आप सेकंड ऑक्सीजन का यहाँ बता दूं मैं आपको, ऑक्सीजन का क्या होगा, तो रिलेशनशिप देखें दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इसकी रेट पूछी गई है तो किसके बराबर हो जाएगी 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पर है आपका D देखें N2O5 अपॉन DT इक्वल किसके हैं 2 DO2 अपॉन DT। अब आपको ये निकालना है ऑक्सीजन की फॉर्मेशन की रेट, तो 2 कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 और ये आपको दे रखा है, तो ये दे रखा है तो आपका हो गया DO2 अपॉन DT बराबर 1/2 इंटू 5.65 इंटू 10⁻⁻5 और इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 2.825 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर सेकंड। केवल आपको इन कपिशेंट के हिसाब से मैंने बताया आपको कि जब वैल्यू दे रखी है तो वहाँ पर आप इसको ऐसा नहीं करोगे जैसे पहले वाला जो न्यूमेरिकल बताया कि 4 भी आ रहा था 1/4, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम आपको दे रखा होता है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया उसे डायरेक्टली रेट दे दी है, तो पहला आंसर तो आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन तो ये हो जाएगी, और फिर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन से आपको NO2 और O2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब भी क्या है रेट ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के रेफरेंस में क्या है फॉर्मेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो इसके रेफरेंस में क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन से इसकी फॉर्मेशन रेट क्या होगी, तो इसकी फॉर्मेशन ये हो जाएगी और इसकी फॉर्मेशन की रेट ये हो जाएगी। समझ में आया, चलो उतारो। अब बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पर क्या दिया गया, एक रिएक्शन दी गई थी 3A कन्वर्ट इंटू 2B और रेट ऑफ रिएक्शन आपको पूछा गया है कि प्लस DB अपॉन DT इज इक्वल, यानी कि इसके इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो मैंने बताया आपका, तो क्या होगा ये -A अपॉन DT किसके बराबर हो जाएगा +12 DB अपॉन DT। आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको इसके रेफरेंस में केवल, तो यहाँ से इसको अगर रखें तो 2 कहाँ चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 DA अपॉन DT इज इक्वल किसके हो जाएगा +DB अपॉन DT, और यही पूछा आपसे, तो किसके इक्वल होगा ये, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका B ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आसान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो आप केवल कंटेंट को सही तरीके से सेट कर लें और इस पर होने वाले सारे न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, ये मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जितने भी आपका एवरेज इंसिडेंट किस तरह से निकाला जाता है और उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आधार पर कोरिलेशन क्या होता है, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी एक की कंसंट्रेशन दे रखी है तो दूसरे की कंसंट्रेशन ज्ञात की जा सकती है या रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर वगैरह जो भी होती है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के बारे में, जहाँ पर आपका श्योर क्वेश्चन होता है।